गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लर्निंग थ्योरीज़ को। तो इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी और पावलॉव की लर्निंग थ्योरी सम्मिलित हैं। तो आज जो हम जिस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे वह है थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी, उनके डिफरेंट नेम हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो थॉर्नडाइक ने किस प्रकार से सीखने की व्याख्या की है कि एक बालक में किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया होती है, इसे हम समझेंगे। उन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ बहुत सारे लर्निंग के नियम भी दिए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक बालक में सीखने की प्रक्रिया है वो संपादित होती है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सिद्धांत जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, उनके जो प्रतिपादक हैं वो E.L. थॉर्नडाइक हैं, यानी कि उनका फुल नेम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और उनका जो लाइफ स्पेन है वह है 13 अगस्त 1874 टू 1949। तो ये उनका लाइफ स्पेन है। और वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जो कि वहीं पर एक विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना कार्य भी किया। और जो उनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन्होंने ये सिद्धांत है जो बुक की 1913 में आई थी, इस बुक के अंतर्गत इस सिद्धांत को उन्होंने दिया था। तो जो इनका सिद्धांत है, जो E.L. थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उसे हम अनेक नामों से जानते हैं। उन अनेक नामों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के आधार पर हम इनके जो इन्होंने थ्योरी दी थी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में 1913 में इन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, प्रकाशित किया। यानी कि अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बताया कि बालक में जो सीखने की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है। तो उनके सिद्धांत जो है उनको डिफरेंट नेमों से जाना जाता है। जैसे कि इसमें पहला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो उनको सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और संबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इन डिफरेंट नाम से हम इनको क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं नामों के आधार पर हम इनकी जो सिद्धांत है इसे समझने की कोशिश करेंगे। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी भी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं, SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो इन दो शब्दों को क्लियर करना सबसे पहले ज़रूरी है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इन दोनों पर हमने पहले भी चर्चा की है। जैसे कि स्टिमुलस क्या होते हैं, स्टिमुलस कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, किसी भी प्रकार की सेंसेशन हो सकती है, किसी भी प्रकार का फील हो सकता है। स्टिमुलस डिफरेंट टाइप से होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करने, यानी कि जो स्टिमुलस को देखने के बाद व्यक्ति विशेष में क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन्हें हम कहते हैं, जैसे कि हमने कहा लिखना हमारी प्रतिक्रिया है, या फिर दौड़ना हम प्रक्रिया है, या फिर खाना प्रक्रिया है। तो जैसे खाना प्रक्रिया है तो उसमें स्टिमुलस क्या है, कोई भोजन उसमें क्या हो सकता है, स्टिमुलस हो सकता है। अगर लिखना हमारा क्या है, प्रतिक्रिया है, तो कागज और पेंसिल हमारे क्या है, स्टिमुलस है, जिनसे हम क्या करते हैं, लिखने की प्रक्रिया करते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी, जैसे मैंने बोला फील, कि अगर हम ठंडा महसूस करते हैं तो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, तो ये हम बहुत सारे कपड़े पहनना हमारी प्रतिक्रिया है। तो स्टिमुलस कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी विचार हो सकता है, किसी भी प्रकार का साउंड भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो आप महसूस करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे ठंड हमने बोला महसूस करा, या फिर गर्मी महसूस करी, है ना, ये सारे क्या है, स्टिमुलस हैं जो कि आपको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। यानी कि जो आपके माइंड को कुछ सोचने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, या फिर किसी प्रकार की आपके माइंड में कोई विचार उत्पन्न होता है, वो जो हमको क्या करते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, स्टिमुलस होती हैं। और रेस्पॉन्स क्या हुआ, जो उसके बाद जो सारी चीज़ें जो हमारी माइंड में कोई प्रोसेस चली, वो कोई प्रक्रिया हमने, यानी हमारे माइंड में कोई विचार उठा और हमने कोई प्रतिक्रिया
करी, अपनी बॉडी से कोई प्रतिक्रिया करी, सीखने की प्रतिक्रिया करी, या आपने जब कोई आवाज़ आप सुनते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको सुनते हैं, तो आपने क्या करा, उसका आंसर आपने बोल के दिया, तो ये प्रतिक्रिया है ना। म्यूजिक आपने सुना तो आप डांस करने लग गए, तो म्यूजिक जैसी बहुत अच्छा म्यूजिक आपने सुना तो आपकी प्रतिक्रिया डांस करने की है, तो ये प्रतिक्रिया है। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स आप लोगों को क्या होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए इस सिद्धांत को समझने के लिए। तो स्टिमुलस क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी विचार, किसी भी प्रकार का हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है इसमें किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, सेंसेशन जो है वह क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। तो और प्रतिक्रिया उसके उस स्टिमुलस को देखकर, सुनकर, महसूस करके, या फिर किसी भी प्रकार से जैसे भी आपने उसको क्या करा है, ग्रहण किया, उसके बाद आपने जो भी क्या करी, प्रतिक्रिया करी, तो ये हमारा क्या होगा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तो वो कहते हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया, इन स्टिमुलस रेस्पॉन्स के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने अपनी पूरी थ्योरी की क्या करी है, व्याख्या करी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, मीन्स संबंधवाद का सिद्धांत। तो जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में सीखने की प्रक्रिया कब संपादित होती है, जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में क्या बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। और यहाँ पर हमने एक और लिखा है बॉन्ड थ्योरी, जब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कनेक्शन बन जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि वो एक इस तरह से जुड़ जाते हैं आपस में, जो कि फिर आगे चल के क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। कनेक्शन होता है, पहले क्या होगा, कनेक्शन होंगे दो चीज़ों के साथ, स्टिमुलस है उसके साथ हमने क्या प्रतिक्रिया करनी है, इन दोनों में क्या हो जाए, कनेक्शन होता है, जिससे कि क्या होती है, सीखने की प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या होता है, इसी को, इन्हीं जो चार नेम है इन्हीं के आधार पर इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में क्या बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। यानी कि जैसे हमने बोला कि हमको ठंडा महसूस हुआ तो हमने क्या करा कि बहुत सारे कपड़े पहन लिए, म्यूजिक सुना तो हमने डांस करना शुरू किया, तो जैसे म्यूजिक बजा वैसे डांस शुरू हो गया, तो बीच में क्या बन गया, एक कनेक्शन। इसी प्रकार जैसे ठंडा हो रहा तो अब हीटर ऑन करना, तो ये इन दोनों को भी जैसे ठंडा महसूस हो वैसे हमने जाकर सीधे हीटर को ऑन कर लिया, तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कनेक्शन हो गया। यानी कि ठंडा महसूस हो रहा है तो हीटर ऑन करना है, या फिर बहुत सारे कपड़े पहनने, पेन या पेंसिल दिख रही है तो आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पेन और पेंसिल दो अलग ऑब्जेक्ट हैं और लिखना एक क्या है, अलग प्रक्रिया है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, कनेक्शन हो गया। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। इसी प्रकार से इस थ्योरी का जो अदर नेम है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये कहते हैं कि जब ये स्टिमुलस हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, कोई रेस्पॉन्स करते हैं, तो ये क्या होता है, बार बार हम क्या करते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। लिखना बच्चा कब सीखेगा, जब वो क्या करेगा, बार बार पेंसिल और पेन कागज को पकड़कर लिखने की प्रतिक्रिया करेगा, तो वो क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रयास, ट्रायल। बार बार हमने क्या करे, प्रयत्न करे, उसके बाद ही क्या होगी, हमारी लर्निंग होगी। तो इसलिए इसे ट्रायल और एरर थ्योरी भी बोला गया है। अब एरर क्यों बोल रहे हैं, कि जब हम बहुत सारे ट्रायल करते हैं, उन ट्रायल के बीच में क्या होती है, बहुत बार मिस्टेक्स भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं। ये नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम ही क्या करा, पेंसिल और कागज पकड़ी, आपने लिखना शुरू करा हो, आप उसी वक्त फर्स्ट टाइम में ही लिखना नहीं सीख जाएंगे, तो आप बहुत सारी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और जब आप बार बार ट्राई करते हैं, बार बार आप प्रयास करते हैं, तो एक टाइम पे आप एक जो शब्द है उसे करेक्टली बनाना सीख जाते हैं। यानी कि एक बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आप क्या करते हैं, बहुत बार प्रयास करने के बाद आप सीखते हैं। तो इन प्रयासों के बीच में बहुत बार क्या होती हैं, गलतियां भी होती हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड थ्योरी। तो ट्रायल और एरर करने के बाद में बहुत जब बहुत बार प्रयास बहुत अधिक होने लगते हैं, तो क्या होता है कि जो गलतियां हैं वो कम होने लगती हैं और हमारे क्या होते हैं, सही प्रयास क्या होते हैं, होने लगते हैं, जिससे कि हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। यानी कि जब आप प्रयास आपके बढ़ते जाएंगे तो आपकी गलतियां क्या होती जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो उसके बाद जो आप सीखते हैं, जो आपकी गलतियां कम हो रही है, एग्जैक्ट आप बार बार लिखने लगते हैं, सही आप बार बार लिखने लग गए, तो आपका क्या हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता
है, यानी कि पेन और आपके लिखने के साथ क्या हो गया है, एक बॉन्ड हो गया है। उसके बाद आप जितनी बार उसमें प्रैक्टिस करेंगे वो किसी प्रकार की आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो वो कहते हैं इस प्रकार से क्या होती है, लर्निंग होती है। कोई भी चीज़ जब आप सिखा रहे हैं उसके लिए हमारे सामने कुछ भी क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके प्रति हम क्या करते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो वो प्रतिक्रियाएं फिर क्या होती हैं, बार बार होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एक आग का एग्जाम्पल भी बताया था। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा, आग को टच करने की कोशिश करी तो उनको क्या हुआ, कुछ दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। तो ये उन्होंने क्या करी, एक जैसे कि उन्होंने देखा कि आग है सामने तो क्या कहते हैं, हाथ को हटाना है। फिर आप बच्चे को ज़बरदस्ती भी अगर कोशिश करेंगे उसके हाथ को उसकी तरफ को ले जाने की, आग की तरफ को ले जाने की, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ को जबरदस्त पीछे को खींचेंगे। तो कनेक्शन क्या हुआ कि आग सामने है तो हाथ वहाँ पर टच नहीं करना है, हाथ को क्या करना है, पीछे ही रखना है। यानी कि कोई आप जबरदस्ती भी आप उसको हाथ को आगे ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, पीछे को ही करेगा। तो ये एक कनेक्शन हुआ। लेकिन फिर ट्रायल और एरर इसमें क्या होगा, इसमें तो हम क्या बहुत जल्दी हमने सीख लिया। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर बच्चे को एक बार में समझ नहीं आया, उसको उस वक्त जैसे कि आपने टच कराया तो उससे कम पेन, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ, तो वो हो सकता है कि दोबारा क्या करे, कोशिश करे। तो फिर बाद में क्या होता है कि हम अगर फिर उसको कभी बीच में महसूस होगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ तो फिर वो क्या करता है, उन चीज़ों को अवॉइड। तो एक बॉन्ड बन जाता है फिर कि हमको इस चीज़ से क्या रहना है, दूर रहना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करी कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें क्या होना चाहिए, पहले कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसके प्रति क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं। तो उनके बीच में इन दो जो उद्दीपक और प्रतिक्रिया है इनके बीच में क्या हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। वो ये बोलते हैं कि जो ये कनेक्शन होता है ये क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके मस्तिष्क में ये विभिन्न प्रकार के कनेक्शन बनते हैं। बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे। जैसे मैंने बोला पेन पेंसिल, पेन कागज का कनेक्शन लिखने से बना, ठीक है, आग से कनेक्शन बना कि हाथ को दूर रखना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो कपड़े पहन लेने हैं। तो ये बहुत सारे कनेक्शन क्या होते हैं, हमारे माइंड में बनते हैं और इसी के दौरान हम क्या करते हैं, सीखते जाते हैं चीज़ों को। तो उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे, इस सिद्धांत की उन्होंने जो व्याख्या करी वो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया। यानी कि कुछ, क्योंकि हम जो हमारे सिद्धांत हैं हम उनको बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वो क्या होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आधार पर इनको क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, जिनके आधार पर हम इसको एक क्या कहते हैं, सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है या फिर जानवर है ना, एक्सपेरिमेंट जैसे कि उन्होंने बिल्ली पे किया है, चूहे पे किया, ठीक है, इन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिश पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बहुत जानवरों पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो इन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उन्होंने क्या बताया कि किस प्रकार से जो पशु है या फिर जो अगर व्यक्ति है, दोनों में किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया होती है। तो बिल्ली और चूहे पर इन्होंने क्या करा था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसी को हमने आगे लिखा है कि किस प्रकार से जो थ्योरी है इन्होंने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत की व्याख्या की वह उसके जो उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए थॉर्नडाइक महोदय लिखते हैं, सीखना संबंध स्थापित करना है। तो सीखने का तात्पर्य क्या है, कहते हैं वो दो चीज़ों में, ठीक है ना, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो जो ये कनेक्शन हम बनाते हैं वो कनेक्शन कहाँ पर बनते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क में बनते हैं। यानी कि ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो आपने किया है ना, कि आग है तो उसके हाथ को हटा। तो इस प्रकार से बॉन्ड जो हमारे जो बनते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क में बनते हैं, इन्होंने कहा। तो उन्होंने आगे बताया कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है, ठीक है। शारीरिक प्रक्रियाएं क्या, कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर
क्या हुआ कि ठंड लगी तो बहुत सारे कपड़े पहन लिए, है ना, या फिर गर्मी लगी तो फैन ऑन कर दिया। तो ये हमने क्या करा, हम गए स्विच को हमने ऑन करा। तो हमने क्या करी, शारीरिक प्रक्रिया करी। मानसिक प्रक्रिया क्या हुई, हमने महसूस किया कि चीज को, गर्मी हमने महसूस करी तो हमने सोचा कि हमको क्या करना है, पंखा ऑन करना चाहिए। तो ये मानसिक, हमारे मस्तिष्क में क्या प्रक्रिया हुई कि फैन को ऑन किया जाए। उसके लिए हमें शारीरिक प्रतिक्रिया क्या करी, हम गए और हमने स्विच को ऑन कर दिया। तो आपको ये आपने पहले सीखा है। तो स्टिमुलस कभी आपको ये चीजें सिखाई गई होगी कि गर्मी महसूस हो रही, तो अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, वहां से ठंडी हवा आएगी। तो ये इस प्रकार के सीखने की, तो उद्दीपक छोटे बच्चों में इसका हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, जैसे कुछ शब्द वो बहुत जल्दी बोल लेते हैं, जैसे माँ बोलना या फिर पानी बोलना। ये चीजें उन्होंने सीखी कैसे हैं, क्योंकि जब भी बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है, उसको अगर आपको लगता है कि उसको, हम क्या कहते हैं, उसको प्यास की ज़रूरत है, तो हम बोलते हैं कि पानी लाओ। तो बच्चे को वो बार बार उस चीज़ को सुनता है कि जब एक गिलास में कुछ मेरे लिए पीने की चीज़ आ रही है तो उसको क्या बोला जा रहा है, पानी बोला जा रहा है। या फिर बच्चे को हमेशा, जब बच्चे के पास होते हैं, अगर उसे भूख लगती है तो माँ को आवाज़ लगाया जाता है, बार बार माता जो होती हैं उनका नाम बार बार बच्चे के सामने लिया जाता है कि जैसे जैसे मम्मी बच्चे को भी खाना खिलाएगी, मम्मी ऐसा करेंगी। तो बच्चे उन्हीं चीज़ों को, जैसे पानी शब्द को बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि हम उनके साथ उनके सामने उस चीज़ को, जब आप एक गिलास में कुछ चीज़ लेके आते हैं तो आप उसको पानी बोलेंगे। अगर उस चीज़ को आप जूस बोलेंगे, हमेशा आप बच्चे को जूस दे रहे हैं तो बच्चे जूस बोलना सीखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार उस चीज़ को उसके सामने बोला गया। तो वो देखता है कि जब पानी का गिलास आ रहा है तो एक प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या बोला जाता है, पानी बोला जाता है। और उसी प्रकार जैसे कोई ये स्त्री मेरे सामने आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, माँ, मतलब बार बार इसके सामने एक वर्ड बोला जाता है, माँ। तो इन शब्दों को बच्चे पहले सीखते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या हुआ है, कनेक्शन हुआ है। जब भी वो स्त्री उसके सामने दिखाई दे रही है, उसको हमने क्या करा, माँ शब्द से संबोधित किया। इसी प्रकार जैसे पानी का गिलास, इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर बच्चों को, जैसे कि स्टार्टिंग में गेम सीखते हैं बच्चे खेलने की, जैसे अगर हम इन्फेंसी की एज है, हमने बोला उसे प्ले एज है, तो वहाँ पर जैसे बच्चे के सामने बॉल और बैट रखा जाता है। जब तक बच्चा क्या करेगा, उस बॉल और बैट के साथ खेलेगा नहीं, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, खेल संपादित नहीं होगा, यानी कि वो खेलना नहीं सीखेगा। जब उसे सिखाया जाता है कि ये बॉल है, ये बैट है, इससे हमको इस प्रकार से क्या करना है, मारना है, तो उसके बाद ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं उस चीज़ को कि इसको क्या करना है, इस प्रकार से करना है। तो अर्ली एज में बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ों को इमिटेट करके सीखते हैं। और ये प्रक्रिया जो उच्च एज में होगी, यानी कि हायर एज पे होगी, वहाँ पर किस प्रकार से होगी, बच्चे कुछ उद्दीपक होंगे, उनसे उनको कुछ चीज़ महसूस होगी, उसके बाद वो क्या करेंगे, उस चीज़ के प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है, ये उनके माइंड में स्वयं भी कुछ विचार विमर्श चल सकता है, जिससे क्या होती है, उस प्रकार से वो प्रतिक्रिया करते हैं। उस प्रतिक्रिया को करने के बीच में हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं। तो मिस्टेक होने के बाद एक टाइम ऐसा होता है कि उनको क्या करते हैं कि क्या हमको सही प्रतिक्रिया करनी, कौन सी चीज़ सही है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस सही प्रतिक्रिया को हम क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो जिससे हमारी क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फिजिकल और मेंटल दोनों ही होती हैं। संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। तो ये कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों में, सीखने के लिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में संबंध होना क्या है, आधारभूत शर्त है। ये उसकी क्या है, एक कंडीशन है। जब तक उन दोनों में कनेक्शन नहीं होगा तब तक सीखने की प्रक्रिया संपादित नहीं होगी। तो जब कोई व्यक्ति कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अतः इस उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया के बार बार होने के कारण दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। तो बार बार जब हम करते हैं तो तब क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जब बॉन्ड बनते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। इसे उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से जैसे सीखने की और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, है ना। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जब एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने सीखा कि कैसे हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आपने देखा, आप बहुत बार क्या करते हो, जैसे कि आपके सामने क्या है, एक
लक्ष्य है कि आपको क्या करना है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि उसमें आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने। तो आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, आप बहुत सारी बुक्स ढूंढते हैं, आप MC जिनमें जैसे क्वेश्चन आयर वाली बुक्स को आप क्या करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, उन बुक्स को आप खरीदते हैं। तो आप देखते हैं कि फिर आप पेपर को ढूंढते हैं, पेपर से आप क्वेश्चन को मैच करते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। हो सकता है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, सिर्फ बुक पढ़ के आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको लगा कि जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें तो ये हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ बुक पढ़ लेता हूँ, मैं सारी चीज़ों को पढ़ लेता हूँ और क्या हुआ, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक गलती होती है कि आपने सिर्फ एक ही प्रक्रिया करी, उस प्रक्रिया में आपकी कोई मिस्टेक हुई कि आपने बुक को ही लिया। लेकिन जब आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, आपने बुक्स को भी पढ़ा, आपने क्वेश्चन पेपर्स को भी पढ़ा और आपने फिर कुछ ऐसे जहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं उनको भी आपने देखा, तो आपको एक जब आपने एग्ज़ाम को भी देखा तो आप देख रहे हो कि इसी बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप क्या करते हो, बार बार पढ़ते हो। तो ये क्या होगा कि आपने सीखा है कि कौन सी बुक से क्या होते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत सारे जब हम प्रयास करते हैं तो आपका क्या होता है, सीखने की आपको अब जब आपको अगली बार एग्ज़ाम देना होगा तो आप देख लेंगे कि कौन सी बुक से ही क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी बुक को आप क्या करते हैं, उसी को आप क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करें। तो आपको पता है कि कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना है और कौन सी को हमने अवॉइड करना है। तो आपकी एक कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक, उसका बीच में क्या हो रहा है, एक कनेक्शन हो जाना, वो क्या होती है, हमारी सीखना। तो तभी तो आपने सीखा ना कि जब बहुत बार गलतियां आपने करी, उसके बाद एक जो सही आपको मिला उस बीच में, उसको आपने क्या करा, बार बार दोहराव किया, तो जिससे आपके क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य को क्या कर जाते हैं, प्राप्त कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि हमारी जो लक्ष्य प्राप्ति है या कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह इस प्रकार से संपादित होती है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने एक जो बिल्ली पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और किस आधार पर ये इस व्याख्या को करते हैं, इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ये क्या करते हैं कि एक जो भूखी बिल्ली होती है उसको क्या करते हैं, पिंजरे के अंदर रखते हैं और बाहर क्या रखते हैं, कुछ खाना रखते हैं जिसे कि हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस अब यहाँ पर बिल्ली के लिए क्या है, ये खाना, क्योंकि इस खाने को देखकर ही क्या वो क्या करेगी, एक तो वो भूखी है तो वो क्या करेगी, डिफरेंट एक्टिविटीज करेगी, यानी कि प्रतिक्रिया करेगी। उसके सामने खाना है और वो सोचेगी कि उस खाने को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, यानी कि वो कुछ प्रतिक्रियाएं करती है, वो कोशिश करती है, वो दीवार को पुश कर सकती है, इधर से उधर दौड़ सकती है या फिर ऊपर को जंप करेगी। वो क्या करते हैं इस प्रकार से, यानी कि अगर जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी दिखाया कि इस पिक्चर में वो क्या कर रही है, पिंजरे के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है उससे बाहर की तरफ को हाथ डालकर क्या कर रही है, निकालने की कोशिश करती है। तो वो डिफरेंट टाइप की क्या करती है, एक्टिविटीज करती है पिंजरे के अंतर्गत। तो जो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को रखते हैं और उसके बाहर क्या रखते हैं कुछ, तो बिल्ली क्या होती है, भूखी होती है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, एक मोटिवेशन भी होता है, एम भी होता है ना, और हमने बोला था कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, उसके बीच में कुछ बैरियर भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे भूखा होना, इसके लिए क्या है, मोटिवेशन है अंदर से कि उसे भूख लगी है तो उसे कैसे न कैसे क्या करना है। तो जो उसकी भूख है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसका इंटरनल मोटिवेशन है। जो यहाँ पर ये खाना है, जो भोजन है, वो स्टिमुलस है जिसको देखकर वो क्या कर रहा है, इधर उधर दौड़ने की प्रतिक्रियाएं। तो प्रतिक्रियाएं क्या है, इधर उधर जाना, पिंजरे में जंप करना, उछलना या फिर दरवाजे को पुश करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसकी डिफरेंट क्या है, प्रतिक्रिया हैं। तो उन्होंने भी क्या किया था, इसी प्रकार से किया था कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली को क्या करा, पिंजरे में रखा था और बाहर उन्होंने क्या रख दिया, कुछ भोजन रख दिया। तो बिल्ली क्या करती है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करती है। उस बीच में वो बहुत सारी, अब उसकी यहाँ पर गलतियाँ क्या होंगी कि वो क्या कर रही है, दीवार को पुश कर रही है। दीवार को पुश करने से तो वो खुलेगा नहीं ना, तो ये उसकी मिस्टेक है। फिर वो खाली भी जंप कर रही है इधर से उधर, तो इससे भी उसका, अगर वो ऊपर की तरफ जंप लगा रही है तो उससे भी ये भी उसका कहीं ना कहीं क्या है, एरर है। तो इन्हीं बीच में जब वो विभिन्न, वहाँ पर क्या होता है कि जो पिंजरा बनाते हैं उस पिंजरे के अंदर क्या होता है, एक खूंटी भी लगी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक खूंटी उसके अंतर्गत लगी होती है। तो जिसे दबाने से क्या होता है, उसका दरवाजा खुल जाता है, उस पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखते हैं, बाहर कुछ खाना रखते हैं, पिंजरे
पिंजरे को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसमें एक खूंटी होती है जिसको दबाने से क्या होता है, दरवाज़ा खुल सकता है और बिल्ली बाहर आकर खाना खा सकती है। तो वो क्या करते हैं, तो बिल्ली अंदर जैसी खाने को दिखती है बहुत सारी क्या करती है, प्रतिक्रियाएं करती है, कभी उछलती है, कभी दरवाजे को पुश करती है। तो इनसे उसका क्या हो रहा है, उसका काम नहीं बनता है। तो अचानक क्या होता है कि उसका पैर क्या होता है, उस जो खूंटी अंदर लगी है उसमें पड़ जाता है, जिससे क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर क्या करती है, खाना खा लेती है। फिर से यह प्रतिक्रिया क्या होती है, दोहराई जाती है। तो दोबारा भी बिल्ली को, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो वो अचानक हुई है और अचानक उसे समझ नहीं आया है, यानी कि उसे समझ आया भी हो सकता है, नहीं भी। फिर से वो उस प्रतिक्रिया को क्या करती है, फिर से वही प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर से अचानक उसका पैर क्या होता है, खूंटी पे पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। तो शायद वो सेकंड टाइम में समझ गया हो कि इस एरिया पे जाने पे क्या हो रहा है, दरवाजा खुल रहा हो। फिर उसके साथ इस प्रकार की क्या होती हैं, प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो इस प्रक्रिया से वो एक समय ऐसा आता है जहां पर वो सीख जाता है कि मुझे इस क्या कहते हैं, इस खूंटी को, इस लीवर को क्या करना है, दबाना है, जिससे कि दरवाजा खुल जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया क्या होती है, बार बार दोहराने पे, बहुत बार कुछ गलतियां होने पर भी फिर एक समय ऐसा आता है जो बिल्ली है वो क्या करती है, सही प्रतिक्रिया करना सीख जाती है। तो इस प्रयोग को आप लिख सकते हैं अपने, जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे तो किस प्रकार से उन्होंने क्या करा, व्याख्या करी, इस मीन्स उसमें किस प्रकार के उन्होंने प्रयोग करे थे। तो एक बार ऐसा समय आता है जहां पर वो सीख जाती है कि मुझे इस लीवर को दबाना है, जिससे कि ये दरवाजा क्या होगा, खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या है, ये भोजन का प्राप्त हो जाना, भूख मिट जाना क्या है, उसका एक रीइंफोर्समेंट है। अगर उसको भूख लगी है और वो क्या होता है, उसको बाहर जाके खाना मिल जाता है, तो ये और खाने से उसको जो संतुष्टि होती है वो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या करती है, रीइंफोर्समेंट का कार्य करती है। तो उसका एम भी है, खाना खाना उसका एम है। जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं उसको, जो उसकी जो भूख है वो उसके लिए मोटिवेशन का कार्य करती है ना। जो खाना है वो उसके लिए स्टिमुलस है, उसके अंतर्गत उसने जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करी वो उसके क्या है, रेस्पॉन्स हैं। और जब हम ये बताते हैं सीखने की प्रक्रिया में कुछ बैरियर्स भी होते हैं, तो ये पिंजरा यहाँ पर क्या है, बैरियर है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो इसको लीवर बोला गया है, इसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है, ट्रैप डोर, इसमें क्या है, एक दरवाजा भी। तो जो ये पिंजरा बना है इसमें एक क्या होता है, दरवाजा भी होता है। इस प्रकार से फिर बिल्ली क्या होती है, जब बार बार ये प्रतिक्रिया दोहराई जाती है तो वो सीख जाती है कि मुझे दरवाजा कैसे खोलना है, यानी कि वो लीवर को दबाना फिर सीख जाती है। तो ये बार बार बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सीखने की व्याख्या करी कि जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स के बीच में, अब उसके क्या हुआ, जैसे ही उसके सामने क्या होगा, भोजन रखा जाएगा तो वो क्या करेगा, लीवर को दबाएगा और बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया है, अब इन दोनों के बीच में, यानी कि भोजन और लीवर को दबाना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। और ये बार बार ये प्रक्रिया जब होती है तो यह क्या होता है, एक बॉन्ड की तरह उसके माइंड में बन जाता है, रह जाता है कि जब भी खाना सामने आए तो उसे ये क्या करना है, ये जो लीवर है इसको दबाना है और बाहर जाके उसको खाना मिल जाएगा, जिससे कि उसकी भूख क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने सीखने की व्याख्या करी थी। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इसके एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे हम इसको एजुकेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं बच्चों को। तो सीखने का इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। यह सिद्धांत उच्च कक्षा के बालकों तथा सामान्य से कम स्तर के बालकों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि सामान्य से कम स्तर के बालकों को कैसे, कि आपने क्या करी, बार बार उनको प्रैक्टिस करवा के, किसी भी चीज़ की आप क्या करा रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, या फिर बार बार उन चीज़ों को दोहराव करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस बच्चे में सीखने की प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं। उच्च कक्षा के बालकों में, जो उच्च कक्षा के बालक हैं उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यानी कि आप उनके सामने कोई कंडीशन रख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कोई समस्या को सॉल्व करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको बार बार देखेंगे, समझेंगे कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि अचानक आपको एक ऐसी प्रतिक्रिया सही हो जाएगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो उच्च कक्षा के बालकों के सामने भी हम किसी स्टिमुलस को रख के उसकी जो किस प्रकार से उसको समाधान किया जा सकता है
उसको हम सिखा सकते हैं। और सामान्य स्तर पर जो कम सामान्य से कम बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करवा के वही स्टिमुलस और प्रतिक्रिया के बीच की जो बार बार हम क्या कर सकते हैं, दोहराव करके उनको सिखाने की प्रक्रिया उसमें संपादित कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत को बार बार जो हम कार्य करते हैं, बार बार जो हम दोहराव का कार्य करते हैं, उससे क्या होता है, धैर्य और परिश्रम का गुण भी इसमें विकसित होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों को कि किस प्रकार से जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो क्योंकि हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर हम सीख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि इससे क्या होता है, बच्चों में धैर्य और परिश्रम का जो गुण है उसका भी क्या होता है, विकास होता है। पालकों में परिश्रम का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि जितनी बार वो प्रयास करते हैं उसके परिणाम क्या होंगे कि वो फिर उनके बीच में क्या होगा, जो सीखने की प्रतिक्रिया क्या होगी, उनमें बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके क्या होते हैं, सकारात्मक प्रभाव होते हैं, क्योंकि अगर जब सीखने की प्रक्रिया होगी तो बच्चा सेटिस्फाइड होगा, उसे खुशी होगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर बच्चे को के सामने बॉल और बैट रखा गया, वो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, वो उनको बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या करेगा, बार बार कभी इधर से फेंक रहा है, कभी हाथ से ही बॉल को फेंक रहा है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ हाथ से ही बॉल को फेंक देते हैं, फिर बाद में वो अच्छे से सीखते हैं कि हमको बैट से क्या करना है, इसको मारना है। तो कभी ऐसा होता है कि अचानक एक बहुत अच्छा अगर शॉट लग गए, बहुत दूर तक बॉल चले गई, तो बच्चों को क्या होती है, उससे खुशी मिलती है। तो वो सीखते हैं, वो क्या है, तो वो जो खुशी का भाव आता है उसी से वो क्या होते हैं, उनको जो खेल में जो उनको आनंद आता है उसको वो प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके जो बार बार प्रैक्टिस करने के क्या होते हैं, सकारात्मक परिणाम होते हैं, क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो हमारा मोटिव होता है, जो हमारा लक्ष्य है, खेल को सीखना बच्चे के लिए लक्ष्य है कि वो किस प्रकार से उन दो चीज़ों को यूज़ करके अपना मनोरंजन कर सकता है, तो उससे क्या होगा, उसके सकारात्मक प्रभाव उसमें देखे जाते हैं। तो बालक अपने अनुभव के आधार पर आगे आने वाली समस्या का भी आसानी से समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बिल्ली के सामने क्या था, पिंजरा था, और उसने बहुत सारे प्रयास करे, तो उसके बाद भी उसको क्या हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था खाना। लेकिन उसने उस प्रक्रिया, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के बीच में उसने सीख लिया कि कैसे लीवर को दबाना है। तो उस अनुभव के आधार पर उसने अब आगे एक समय ऐसा आता है जहां पर उसने क्या करा, जैसे ही खाना आ रहा है लीवर दबा के वो बाहर आ जा रहा है। तो आगे भी इस पहले के अनुभव जो उसने पहले सीखा, अचानक उसने सीखा कभी, या फिर बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के दौरान जो उसने सीखा, उसको वो क्या कर सकता है, आगे की समस्याओं को वो क्या करेगा, आसानी से समाधान कर पाता है। ये भी देखा जाता है कि जब भी अगर उसको किसी अलग टाइप के भी अगर पिंजरे में रखा जाएगा, तो वहां पर वो उस तरह की, जो अगर वहां पर कोई लीवर होगा, शायद वो लीवर से नहीं भी खुलता होगा, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा कि मैं यहाँ पर इस लीवर को दबाऊं और जिससे कि बाहर जाऊं। हो सकता है कि वो खुल भी सकता है, अगर वो लीवर से खुलने वाला होगा तो हो सकता है वो डिफरेंट भी। तो एक बार वो उस अनुभव के आधार पर जरूर अपने जो आने वाली समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो पूर्व अनुभव है, उसने जो पहले अनुभव किया कि स्विच दबाना है और बाहर हम, तो इसके आधार पर हम आने वाली समस्याओं का भी क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। यह सिद्धांत आसानी से विभिन्न धारणाओं को समझाने में आसान होता है। कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उनको किस प्रकार से समझाना है, इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़, तो हम उनके बीच में बताते हैं कि ये प्रक्रिया होने पर ये होती है, ये गतिविधि होती है। जैसे कि हमने बोला कि अगर हम बॉल को बहुत, बैट को इस तरह से शॉट देंगे तो हमारी बॉल क्या होगी, दूर जाएगी। तो इस और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि किस प्रकार से जो डिफरेंट, अगर कोई टफ कॉन्सेप्ट है ना, कि जब अगर जो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं कि जो अगर डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं उनको किसी एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अगर सौरमंडल के बारे में बताते हैं, बच्चों को दिन रात होने की प्रक्रिया बताते हैं, तो किस प्रकार से हम उनको किसी एक बॉल और टॉर्च के माध्यम से जब हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं रिलेट करके, कोई स्टिमुलस है कि इस प्रकार से उसमें क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो हम उनको सिखाते हैं। तो इस थ्योरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आसानी से समझा सकते हैं। वास्तविक वस्तुओं की उपस्थिति में सीखने के लिए प्रेरित करती है, सिखाने के लिए प्रेरित करती है। ये सिद्धांत जो है ये हमें बताता है कि कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर, यानी कि जिसके बारे में आप समझा रहे हो, उन चीज़ों के ऑब्जेक्ट को लेकर, यानी कि जो स्टिमुलस है, यानी कि उस वस्तु के बारे में आप बता रहे हो, तो उस वस्तु को लेकर आप जब समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आसानी से उसमें फिर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, वह अगर हम समझा रहे कि
इस स्टिमुलस के साथ इस चीज़ की प्रतिक्रिया होती है, तो इससे हम क्या कर पाते हैं, आसानी से सिखा पाते हैं। तो वास्तविक वस्तुओं की उपस्थिति में सिखाने के लिए हमें क्या करती है, प्रयत्न करती है। तो यह सिद्धांत यह भी बताता है कि प्रयास जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं भूलों की संख्या कम होती है। तो इसलिए ये क्या करता है कि जो प्रैक्टिस है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, महत्व देता है। जिस प्रकार से अगर हमारे प्रयास बढ़ेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी क्या होती है, कम होती जाती है। संबंध स्थापित होने के उपरांत सीखने की प्रक्रिया में समय बहुत कम लगता है। तो बॉन्ड जब बन जाता है उसके बाद क्या होता है, जो हमारी सीखने की गति है, फिर क्योंकि बॉन्ड बन चुका है तो वहाँ पर हमको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है उस कार्य को करने में। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि संबंध स्थापित होने के बाद क्या होता है कि समय बहुत कम लगने लगता है। फर्स्ट टाइम में जो बिल्ली है उसने पिंजरे से खाने तक पहुंचने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगा होगा, दूसरे टाइम में उसको थोड़ा कम समय लगा, फिर तीसरे में थोड़ा और कम। तो एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल भी वो टाइम ड्यूरेशन जो बहुत लंबा एक बीच में लग रहा था वह बहुत कम क्या हो सकता है, हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को सिखाने में इस सिद्धांत को क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन होता है ना। तो ये हमारी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी उसके अनुसार उन्होंने बताया इस सिद्धांत के गुण और जो अगर इसके क्या दोष हैं, इस सिद्धांत की क्या विशेषता हैं, गुण हैं, उनके बारे में आप स्वयं अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो थॉर्नडाइक ने डिफरेंट टाइप की इस सिद्धांत के आधार पर जो उन्होंने सीखने के नियम बताए उन नियमों को हम जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये काम आप ज़रूर करेंगे, इस सिद्धांत की जो सकारात्मक बातें हैं और जो नकारात्मक यानी कि उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप लोग देखेंगे। थैंक यू।